नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ। एज अ कैंसर विशेषज्ञ हमारा मेजर काम कैंसर से रिलेटेड हर प्रकार की दवाइयों से डील करने का रहता है। कैंसर की सभी दवाइयों में से आज की डेट में सबसे एडवांस जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है इम्यूनोथेरेपी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इम्यूनोथेरेपी का नाम सुनकर हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। इम्यूनोथेरेपी वो दवाइयाँ हैं जिसकी हेल्प से आप एक्चुअली अपनी इम्यूनिटी को दोबारा से जगा देते हो, उन्हें सजग कर देते हो कैंसर के सेल्स के प्रति। आप समझिए कैंसर होने के 10 से 12 तरीके हैं, हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर जिन्हें कहा जाता है। उनमें से इवेजन ऑफ इम्यूनिटी यानी कि आपके इम्यून सिस्टम से किस तरीके से कैंसर के सेल्स बच जाते हैं, वो एक तरीका है जिससे कैंसर हो सकता है। बहुत से ऐसे मार्कर्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कैंसर सेल प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से वो एक्चुअली इम्यून सिस्टम को धोखा देने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब इम्यूनोथेरेपी का क्या रोल है कि वो जो मार्कर्स हैं उनको या तो वो कवर कर दें या हमारे इम्यून सिस्टम को इतना सजग कर दें कि वो जाके कैंसर सेल को मार सके। तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी किस पेशेंट में की जा सकती है, कौन सा ऐसा सबसेट ऑफ पेशेंट है जहां पे इम्यूनोथेरेपी का यूज किया जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी अब आज की डेट में ऑलमोस्ट हर प्रकार के कैंसर में की जा सकती है एक्सेप्ट अ फ्यू। किसी की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि पहली बारी जब ट्रीट करने लगे हैं कैंसर को तब करें। किसी की सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि अगर पहली बारी में रिस्पॉन्स नहीं आया या प्रोग्रेस कर गया डिजीज तो उसके बाद यूज करें। किसी के न्यू एडजुवेंट यानी कि सर्जरी होने से पहले उसके अंदर करें, रेडिएशन होने से पहले करें, या एडजुवेंट यानी कि सर्जरी या रेडिएशन होने के बाद करें। तो इम्यूनोथेरेपी का आज की डेट में बहुत ही बड़ा रोल है कैंसर के ट्रीटमेंट में। एंड वो बड़ा रोल सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो एक महंगा इंजेक्शन है या उसके कुछ फ़ायदे हैं, उसके एक्चुअली बहुत से फ़ायदे हैं। इम्यूनोथेरेपी की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी हेल्प से हमारी बॉडी में टी हेल्पर सेल्स डेवलप हो जाते हैं। टी हेल्पर सेल्स एक तरह का मेमोरी सेल का काम करते हैं, उसकी एक याददाश्त होती है कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर कैंसर को मारा जा सकता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट इवन इसके बंद होने के बावजूद भी चलता रहता है। और इसी की वजह से इम्यूनोथेरेपी रिसीव करे हुए पेशेंट कई बार 4 से 5 साल तक बिना किसी परेशानी के चलते रहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्यूनोथेरेपी का हमें बेनिफिट बहुत लॉन्ग टर्म में भी मिल सकता है। जो हम बात कर रहे थे कि इम्यूनोथेरेपी के कौन से सबसेट में दिया जाता है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है कुछ मार्कर्स का पॉजिटिव होना, जिसमें मेजरली 3 मार्कर्स पे स्टडी हो चुकी है और वो आज की डेट में काफ़ी हद तक यूज भी होते हैं। उसमें से एक है PD-L1। जब भी किसी कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें एक टेस्ट करवाया जाता है PD-L1। उसके प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं, जैसे कि DACO-22C3, वेंटाना, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम उसमें ये देखते हैं कि क्या हम इस पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। दूसरा होता है MSI, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। हमारे DNA के अंदर एक टेंडेंसी है कि कुछ एबनॉर्मल तरीके का DNA प्रोड्यूस करने की, उसको अगर उसके नंबर बढ़ जाएं, उस एबनॉर्मल DNA के नंबर बढ़ जाएं तो वो कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर का कारक बन सकता है। तो उस चीज के अगर वो नंबर ज्यादा होते हैं तो ऐसे सेल्स इन पर्टिकुलर इम्यूनोथेरेपी के लिए प्रोन होते हैं, तो उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। अगला होता है ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन। ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कैंसर में कितनी म्यूटेशंस हैं, उसको माप करके हम ये बता सकते हैं कि इम्यूनोथेरेपी इस पे कारगर होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारे पास 3 सबसेट हैं और बहुत से ऐसे मार्कर्स हैं जिन पे अभी रिसर्च चल रही है। कुछ उसमें से अनसक्सेसफुल डिक्लेयर हो चुके हैं, कुछ पे अभी भी रिसर्च चल रही है एंड चांसेस है कि आने वाले फ्यूचर में वो हमारी और मदद करे। पर इनमें कोई भी ऐसा मार्कर नहीं है जो परफेक्ट हो, जो हमें ये बता सके कि अगर ये है तो हमें 100% रिस्पॉन्स मिल जाए। तो इसलिए इम्यूनोथेरेपी किस सबसेट में देनी है ये आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ही ढंग से बता सकते हैं। कभी कभार किसी कैंसर में PD-L1 का नंबर अगर 1% से भी ज़्यादा हो तो उसमें वो इम्यूनोथेरेपी के लिए एलिजिबल हो जाता है। किसी कैंसर के अंदर
अगर वो 10% से भी ज़्यादा हो तब भी वो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कैंसर से डील कर रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस हैं जिनमें इम्यूनोथेरेपी नहीं दी जा सकती, जैसे ILD, या आपको ऑटोइम्यून कोई डिजीज चल रही हो, या आपको अंडरलाइंग TB रह रहा हो, तो उस सिचुएशन में इम्यूनोथेरेपी नहीं की जा सकती। तो हमें ये भी पता होना ज़रूरी है कि क्या इम्यूनोथेरेपी देने का हमें फ़ायदा होगा, कहीं हमें उसका नुकसान तो नहीं होगा। जो बेसिक साइंस है रिस्क इज टू बेनिफिट रेशो की। सो रिस्क इज टू बेनिफिट रेशो हमें हमेशा अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़रूर समझना चाहिए कि क्या हमें इसका बेनिफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला। अब इम्यूनोथेरेपी के हमने फ़ायदे तो बहुत गिने, तो क्या लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर हैं, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी की तरह एक्यूट नहीं है। जैसे कीमोथेरेपी की वजह से हमारी इम्यूनिटी एकदम से डाउन चली जाती है, या कीमोथेरेपी की वजह से हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, या हमारे मुंह के टेस्ट का बदलाव आ जाता है। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इम्यूनोथेरेपी से बहुत कम देखने को मिलते हैं। पर जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं ऑटो इम्यून साइड इफ़ेक्ट्स, जिसे इम्यून रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स भी बोला जाता है। ये क्या है? ये बेसिकली है कि जब आपके ही इम्यूनिटी के सेल्स, जिन्हें इम्यून सेल्स भी आप बोल सकते हैं, वो आपकी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दें, तो उनको बोला जाता है ऑटो इम्यून फिनोमेना या इम्यून रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूमोनाइटिस, फेफड़ों में सोजिश आ जाना, कोलाइटिस, आंतों में सोजिश आ जाना, और बाकी है एंडोक्राइनोपैथीज। एंडोक्राइनोपैथीज में क्या रहता है? थायराइड फंक्शन का हिल जाना, ऊपर होना नीचे होना दोनों हो सकते हैं। आपके सीरम कॉर्टिसोल का ऊपर नीचे होना, आपके एड्रिनल नाम का एक ग्लैंड होता है उसके इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, डायबिटीज़ का नए तरीके से हो जाना, नेफ्राइटिस होना यानी कि आपके गुर्दों की इन्वॉल्वमेंट होना। तो इस तरह की कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, बट इनका इंसिडेंस बहुत कम है और ग्रेड 3 ग्रेड 4 बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसलिए इम्यूनोथेरेपी कंपेयर टू कीमोथेरेपी काफ़ी सेफ है और देनी बहुत ही आसान है और उसको झेलना आसान है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छा है। पर आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आपको कैसे दी जानी चाहिए, क्या उसका शेड्यूल होना चाहिए, कब उसको आप टेपर ऑफ कर सकते हैं, कब आपको उसको रोकना है, ये सारे डिसीजंस एक प्रॉपर टीम के साथ बैठ के आपको डिसीजन लेने होते हैं और तभी आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये पेशेंट एलिजिबल है कि नहीं है, ये पेशेंट कितनी देर तक दवाई लेगा, कितने इंटरवल पे दवाई लेगा, किस डोज में दवाई लेगा, क्या इसके अंदर हमें दवाई की डोज घटाने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको एक पर्टिकुलर आदमी या एक पर्टिकुलर डॉक्टर ही दे सकता है जिसका इम्यूनोथेरेपी में एक एक्सपर्टीज हो। तो जब भी इम्यूनोथेरेपी की बात सुने तो ये ज़रूर समझें कि इम्यूनोथेरेपी को समझने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए और उस एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। धन्यवाद।